मैं आया हूं और लेकर आया हूं एक अध्याय जिसका नाम है जीव जगत। नीट की दृष्टि से देखें तो ये बोलूंगा कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि छोड़ दे, है ना। तो बेटा जी, इससे अगर हम देखें कि नीट 2021 में इस अध्याय से केवल एक प्रश्न पूछा गया था, 2020 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, है ना। तो ऐसा मानना कि इस अध्याय से इस बार प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि पेपर मैं बनाता नहीं हूं, है ना, नीट का। तो जो बना रहे हैं वो तय करेंगे। तो हमें तो पढ़ना है, हमें तो छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये चैप्टर बहुत टफ है, बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, नहीं, इजी सा है, छोटा सा है, जल्दी से खत्म करेंगे। ठीक है, आइए, चैप्टर है 11वीं कक्षा का सबसे पहला अध्याय जिसका नाम है जीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? आज हम बात करेंगे यहां पर कि जीव क्या है ना। जीव होते कौन है, सजीव कौन होते हैं, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, जैव विविधता क्या होती है, वर्गीकी क्या होती है, और लास्ट में आएगा क्या, यानी ढेर सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए, बिना किसी रुकावट के हम स्टार्ट करते हैं। इसकी बात करते हैं, सजीव जगत की बात करते हैं। तो आप इतना तो जानते हैं कि इस पृथ्वी पर दोनों प्रकार की चीजें मिल रही हैं, सजीव भी और निर्जीव। ठीक है, तो प्रश्न आएगा कि सर सजीव क्या है। मैंने आपसे बोला कि मैं कौन हूं, सजीव हूं। ये कौन है, निर्जीव है। आखिर मैं सजीव हूं ये कैसे तय किया कि हम सजीव हैं, ये निर्जीव है, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग, ये कैसे तय किया? यानी हम कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि मैं सजीव हूं, आप निर्जीव, आप सजीव हो, ये क्या है, ये निर्जीव है। कैसे तय किया? आखिर सजीवों की परिभाषा ही क्या है? तो हम बात करेंगे क्या कि सजीवों के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो निर्जीवों में नहीं मिलते हैं। तो हम यहां पर क्या बात करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? सजीवों के लक्षण देखने वाले हैं जो सजीवों को किससे अलग करते हैं, निर्जीवों से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जब हम सजीवों के लक्षण देखेंगे तो बेटा जी यहां पर कुछ हम लक्षण ऐसे देखेंगे जिन्हें हम बोलेंगे विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण, स्पेसिफिक कैरेक्टर, और एक वो लक्षण होंगे जिन्हें हम बोलेंगे सामान्य लक्षण। सर मतलब क्या है? बहुत सिंपल भाषा में बोला, वे लक्षण जो सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली, सिर्फ इसमें मिलेंगे, सजीवों में। जो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, विशिष्ट लक्षण, यानी विशेष लक्षण जो सिर्फ किसमें मिलते हैं, सजीवों में। सामान्य लक्षण कौन से होंगे? वो लक्षण जो सजीवों में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और हो सकता है ऐसे लक्षण जरूरी नहीं है सजीवों में ही हो, निर्जीवों में भी हो सकते। आप बोलेंगे क्या? ध्यान से सुनना, एक सिंपल सी बात मैंने पूछी आपसे, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने वृद्धि नाम सुना है? वृद्धि सुना है ना? वृद्धि मेरे अंदर हुई, आपके अंदर हुई ना, वृद्धि हुई। लेकिन क्या वृद्धि निर्जीवों में भी होती है? यस, निर्जीवों में भी होती है। अब जरा सोचिए, अगर वृद्धि निर्जीवों में होती है तो क्या मैं वृद्धि को सजीवों का विशिष्ट लक्षण मानूंगा? नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि वृद्धि जो है वो एक सामान्य लक्षण है जो सजीवों में होता तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सजीवों में मिले, वो निर्जीवों में भी तो मिले। आप बोलेंगे कैसे? बताऊंगा, अभी बताऊंगा सब चीज। ठीक है, उसी प्रकार प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। आप मुझे बताएं, क्या प्रजनन सजीवों में मिलता है? यस, एक नई संतान पैदा करने की क्षमता जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रजनन, रिप्रोडक्शन। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? एक दंपत्ति जोड़ा, एक पति पत्नी है, उनका बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, यानी उनके अंदर नहीं है क्या? प्रजनन क्षमता। इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रजनन एक ऐसा लक्षण था जो सजीवों में मिल तो रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सजीव में। तो ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? सामान्य लक्षण। और वे लक्षण जो विशेषकर सिर्फ सजीवों में मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशिष्ट लक्षण। अब हम दोनों लक्षण देखने वाले हैं, विशिष्ट भी देखेंगे, सामान्य भी देखेंगे, किसके? सजीवों। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करता है, जो आप पढ़ चुके हैं, जो अध्याय मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो है ये आइसक्रीम। याद आ रहा है? आइसक्रीम याद आ रही है? बताया था क्या? कोशिका का पायाजाल। तो सबसे पहला लक्षण क्या है मेरे भाई? एक सजीव का, एक मेरा, एक आपका, हर सजीव का, चाहे वो एक जीवाणु हो,
चाहे वो एक हाथी हो, इससे बने होंगे कोशिका से। लेकिन कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका से बना होना जरूरी है। अब जरा सोचिए, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो मान लो लकड़ी की है, उस लकड़ी की कुर्सी में भी कोशिकाएं हैं, लेकिन वो कैसी है? मृत है। तो क्या वो कुर्सी सजीव है क्या? नहीं, वो तो निर्जीव है, लेकिन निर्जीव में भी कोशिका है। लेकिन कैसी कोशिका? मृत कोशिका। क्यों? क्योंकि वो पादपों से ली गई है। समझ में आया? तो याद रखना, कौन सी कोशिका का पाया जाना? जीवित कोशिका का पाया जाना। एक सजीव का क्या होता है? विशिष्ट लक्षण होता है। तो सबसे पहला लक्षण जो है वो है कोशिका, जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पूरा अध्याय में आपको ये पढ़ा चुका हूं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी कहलाता है। आपने याद रखना है, कोशिका का पाया जाना क्या है? भूल मत जाइएगा, विशिष्ट लक्षण है। कैसा लक्षण है बेटा? विशिष्ट लक्षण है। क्या? इसका पाया जाना कोशिका का। कौन सी कोशिका का? याद रखना, एक जीवित कोशिका। कौन सी कोशिका का? जीवित कोशिका का पाया जाना क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है। अब आप पूछेंगे सर जीवित कोशिका क्या होती है? पूछेंगे ना, तो मैं सीधा सा आंसर दूंगा, जीवित कोशिका वो होती है जिसमें मिलता है क्या? जीव द्रव्य। आपको याद आ रहा है, ये एक कोशिका थी मैंने बनाई थी, जिसमें कौन थी? ये प्लाज्मा झिल्ली थी, अंदर कोशिका द्रव्य था, उस कोशिका द्रव्य में कोशिकांग मिल रहे थे और बीच में केंद्रक मिल रहा था। ये सारी चीजें क्या कहला रही थी? जीव द्रव्य। भूले तो नहीं है? सब पढ़ाया हुआ है आपको इस चैप्टर में, बस रिकॉल करिएगा। तो जीव द्रव्य जिनकी खोज किसने करी थी? याद करिए, बताया था पुरकिंजी ने। याद आ रहा है? भूले तो नहीं है? कुछ नाम याद आ रहे हैं? डुजारिडिन ने भी करी थी, पुरकिंजी ने भी करी थी, किसी ने सार्कोड नाम दिया था, किसने? डुजारिडिन ने। इन्होंने क्या नाम दिया था? जीव द्रव्य नाम दिया था। याद आ रहा है? भूले तो नहीं है? तो जीव द्रव्य का पाया जाना किसी कोशिका में क्या बताएगा कि वो कोशिका कैसी है? जीवित कोशिका है। तो जरा अपने दिमाग से सोचिए, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके जरा सोचो, सर क्या पढ़ा रहे हैं? सर सजीवों के लक्षण बता रहे हैं। सजीवों के कौन से लक्षण? विशिष्ट लक्षण। क्या? विशिष्ट लक्षण जो हर सजीव में मिलेंगे। पहला विशिष्ट लक्षण क्या था? कोशिका का पाया जाना। ठीक है, और कोशिका कौन सी? जीवित कोशिका। कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका का मतलब जिसमें क्या मिलेगा? जीव द्रव्य। समझ में आया? तो याद रखना, एक जीव द्रव्य युक्त कोशिका का पाया जाना सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। खल्लास। इतनी सी बात समझ में आ गई? चलें आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? तो पहला लक्षण अपनी कॉपी में तुरंत लिखते जाइएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। सबसे पहला बिंदु आपने क्या लिखना है? सजीवों के लक्षण हेडिंग डालनी थी, जिसमें पहला लक्षण आपने लिख दिया क्या? कोशिका का पाया जाना। उसके आगे एरो करके लिख सकते हैं क्या? विशिष्ट लक्षण है। लेकिन कौन सी कोशिका? कोशिका के नीचे एरो करके लिख दीजिएगा जीव द्रव्य युक्त, यानी जीवित कोशिका का पाया जाना सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ये था बेटा पहला लक्षण। बाकी ढेर सारी चीजें आप इस चैप्टर से संबंधित पढ़ चुके हैं। कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका की खोज किसने करी, कोशिका में केंद्र की खोज किसने करी, याद आ रहा है? जीवित कोशिका की खोज किसने करी, मृत कोशिका की खोज किसने करी, ये सब कुछ मैंने पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा है लेक्चर, कृपया करके देखिएगा। ठीक है, ये था पहला लक्षण। दूसरा, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। दूसरा लक्षण है जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। इनको बोला जाता है उपापचय अभिक्रिया। उपापचय अभिक्रिया। ठीक है, इनको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? बायो केमिकल रिएक्शन। और उपापचय अभिक्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला बिंदु मेरे भाई, हमने बोला, आपने बोला मैं सजीव हूं, आप भी क्या हो? सजीव हो, है ना? क्यों सजीव है? क्योंकि सर हम बने हुए हैं किससे? कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाओं से? सर जीवित कोशिकाओं से। क्या जीवित कोशिकाओं में जीवन है? मैंने कहा हाँ जीवन है। जीवन की परिभाषा क्या? जीवन की परिभाषा सीधी सीधी याद रखना, वो
शरीर जिसमें जीवन मिलता है, अर्थात एक ऐसा शरीर जिसमें जीवन मिल रहा है, इट मीन्स एक ऐसा शरीर जिसकी जीवित कोशिकाओं के जीव द्रव्य में कुछ रिएक्शंस हो रही। नहीं आया समझ में? फिर से सुनो। मैं एक शरीर हूं। कौन हूं? कैसे तय हुआ सजीव हूं? सर मैं बना हुआ हूं किससे? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका जिसमें जीव द्रव्य होएगा। जीव द्रव्य में क्या हो रहा है? सर जीव द्रव्य में हो रही है ढेर सारी अभिक्रियाएं, ढेर सारी रिएक्शंस। या तो कुछ बन रहा है या कुछ टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है। यही बनने की अभिक्रिया, यही टूटने की अभिक्रिया मिलकर क्या कहलाती है? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे देखिए कुछ आ रही हैं चीजें और आकर जुड़कर कुछ बना और फिर वो टूट गया। आया, जुड़ा, जुड़कर कुछ बना और टूट गया, है ना? तो कहीं ना कहीं ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपकी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कहां पर हो रही है मेरे भाई? एक जीवित कोशिका के जीव द्रव्य में हो रही है। तो आपसे कोई पूछे जीवन क्या है? जीवन क्या है? आप सीधा बोलेंगे जीवन का मतलब जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या? उपापचय अभिक्रिया जो होती है, वो सारी अभिक्रिया क्या दर्शाती है? किसी ना किसी जीवन को दर्शाती है। सोचिए इसमें कोई रिएक्शन हो रही है इस पेन में। सर ये कोशिका से ही नहीं बना हुआ। सर जब इसमें कोशिका नहीं है, उस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं है, उस जीव द्रव्य में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कुछ अभिक्रिया नहीं हो रही है। जैसे सिंपल सी बात, मैंने बोला सर H2+O2 मिलकर बना H2O। सर मैंने H2O को तोड़ दिया और क्या बना? सर H2+O2 बन गया। हालांकि ऐसा नहीं होता, ऑक्सीजन निकलते, हाइड्रोजन आयन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलते, है ना? जस्ट एक सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी कि सर यहां पर सरल घटक मिलकर जटिल घटक, क्या ये निर्माणकारी अभिक्रिया? यस। सर यहां पर ये जो जटिल घटक था ये टूट रहा है, क्या ये विघटनकारी अभिक्रिया? हाँ बिल्कुल। तो दो तरह की अभिक्रियाएं, या तो कुछ बनेगा या कुछ टूटेगा। तो ये बनने और टूटने की निर्माणकारी और विघटनकारी अभिक्रियाएं जो होती हैं, इन्हीं अभिक्रियाओं को मिलाकर बोला जाता है उपापचय अभिक्रिया। और प्रभु ये उपापचय अभिक्रिया कहां पर हो रही है? एक जीवित कोशिका के जीव द्रव्य में हो रही है। कहां हो रही है? जीवित कोशिका के जीव द्रव्य में हो रही है। और यही जीवन की परिभाषा है कि जीवन का मतलब एक शरीर जो बना हुआ है किससे? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका जिसमें क्या मिल रहा है? जीव द्रव्य। और वो जीव द्रव्य में क्या मिल रहा है? जीवन। इट मीन्स क्या मिल रही है? उपापचय अभिक्रिया। यानी या तो कुछ बनेगा या कुछ टूटेगा। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपापचय अभिक्रिया। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर उपापचय अभिक्रिया तो दो प्रकार की हो गई है, हाँ? या तो निर्माणकारी या विघटनकारी, है ना? जैसे यहां पर एक शब्द नीचे दिख रहा होगा, उपचय। क्या दिख रहा है? उपचय। अब मैं आपको बताता हूं ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है ये दो प्रकार की होती है। आपने बोला सर एक है निर्माणकारी, मैंने कहा हां जी, एक है निर्माणकारी और एक है सर विघटनकारी। एक है विघटनकारी, एक निर्माणकारी और एक विघटनकारी। निर्माणकारी यानी निर्माण होएगा, विघटनकारी यानी विघटन होंगे, टूटेंगे। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो निर्माणकारी अभिक्रियाएं होती है उनको हम बोलते हैं उपचय। निर्माणकारी को हम क्या बोलते हैं? उपचय यानी एनाबॉलिज्म। जो निर्माणकारी अभिक्रिया जो होती है बेटा, उन निर्माणकारी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपचय अभिक्रिया या एनाबॉलिक रिएक्शंस, सिंपल एनाबॉलिज्म। जो विघटनकारी अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अपचय, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। अब एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा। आप सभी ने 10वीं कक्षा में भी, 11वीं कक्षा में भी एक चीज पढ़ी होगी, 9th क्लास में भी आ जाती है, प्रकाश संश्लेषण। सुना था ना? क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? अभिक्रिया याद रखना, भूल मत जाना। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु प्रकाश की उपस्थिति में और वर्णक की उपस्थिति में,
इसकी उपस्थिति में प्रकाश और वर्णक, वर्णक याद है ना, पिगमेंट्स, क्लोरोफिल है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनवा रहे हैं, ग्लूकोज। और उसके साथ एक और उत्पाद निकल रहा है, ऑक्सीजन भी निकल रही है और 6 जल के अणु भी निकल रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों को यह अभिक्रिया पता नहीं होती है, कृपया करके इस अभिक्रिया को भूल मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है सर, ये है प्रकाश संश्लेषण। मैंने बोला हाँ जी। अब आप मुझे बताएं, इस प्रकाश संश्लेषण में क्या सरल घटक मिलकर एक जटिल घटक का निर्माण कर रहे हैं? हाँ जी। और अगर निर्माण कर रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी, उपचय अभिक्रिया या एनाबॉलिक रिएक्शन या निर्माणकारी अभिक्रिया। सिंपल सिंपल। वहीं अगर इसका उल्टा देखूं, आप मुझे बताइए क्या बन गया सर, ये ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज का हम क्या करते हैं जरा सोचिए, अगर मैं ग्लूकोज पी रहा हूं, आपने देखा होगा ना ग्लूकॉन डी आता है, उसमें ग्लूकोज होता है। मैंने ग्लूकोज पिया, मेरे अंदर ग्लूकोज गया, या मैंने खाना खाया, खाने में क्या होता है, मंड होता है, रोटी में क्या होता है, मंड होता है, स्टार्च होती है, नाम सुना है ना। एक स्टार्च, एक मंड का अणु, एक स्टार्च जो होता है लगभग 300 ग्लूकोज से बना हो। मैंने एक रोटी खाई, रोटी के अंदर क्या था, स्टार्च, मेरे अंदर स्टार्च जब गया वो टूटा, स्टार्च जब टूटा तो क्या बनाया सर, ग्लूकोज बनाया, वो ग्लूकोज मेरी कोशिकाओं में गया। क्या इतनी सी बच्चों वाली बेबी सी चीज समझ में आई? क्या बोला कि सर आपने खाना खाया, खाने में क्या खाया आपने, रोटी खाई, रोटी में क्या था सर, स्टार्च था। स्टार्च किससे बना हुआ है, एक स्टार्च लगभग 300 ग्लूकोज से बना हुआ है। ये स्टार्च यानी मंड जब अंदर जाएगा, स्टार्च का होएगा पाचन, होएगा स्टार्च का पाचन होएगा, यानी स्टार्च भी टूटेगा। किसमें टूटेगा सर, ग्लूकोज में। 300 ग्लूकोज से बना हुआ है तो सारे ग्लूकोज अलग हो जाएंगे। अब प्रत्येक ग्लूकोज, एक एक ग्लूकोज को अब हमारे रक्त में डालकर कहीं ना कहीं हमारी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। सर कोशिकाओं के अंदर चला गया कौन, ग्लूकोज। मैंने कहा ठीक है, क्या करेगी कोशिका, सर वो कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज गया है, उस ग्लूकोज को कोशिका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हमारी बात कर रहे हैं हम, वायवीय श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ देगी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, 6 जल के अणु बनेंगे, प्लस ऊर्जा बनेगी। मैंने आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा, आप जिंदा हो? बोलेंगे यस सर जिंदा हूं। कैसे कैसे सर, हमारे अंदर ऊर्जा है। जरा सोचिए जिंदा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा बनने की प्रक्रिया कौन सी होती है मेरे भाई? ऊर्जा बनती है एक प्रक्रिया से जिसका नाम होता है श्वसन। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि श्वसन का मतलब क्या होता है, सर सांस लेना सांस छोड़ना इस श्वसन। नहीं, उसे हम बोलते हैं संवातन, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीदिंग। श्वसन मतलब रेस्पायरेशन या रेस्पिरेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक जटिल भोजनीय पदार्थ को तोड़ रहे हैं और सरल घटकों में तोड़ रहे हैं। जब जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट रहा था तो ऊर्जा मुक्त हो रही थी, और इसी ऊर्जा को हम अपनी जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें यूज में लेते हैं। जरा सोचिए, सभी क्रिया को देखिए, क्या यहाँ पर विघटन हो रहा है? यस सर, यहाँ पर विघटन हो रहा है। क्या क्या कहलाएगी सर? ये अभिक्रिया कहलाएगी सर, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगी। तो प्रभु जरा सोचिए, एक सजीव के अंदर उपचय भी होता है, अपचय भी होता है। एक सजीव कब कहलाऊंगा? जब मेरा विशिष्ट लक्षण मेरे अंदर मिल रहा है। क्या सर? मैं बना हुआ हूं कोशिकाओं से। जल्दी से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सजीवों का लक्षण क्या था? विशिष्ट। क्या? कि मैं बना हुआ हूं कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाओं से? जीवित कोशिका, जिसमें मिलेगा क्या? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में क्या मिल रहा है? जीवन। जीवन की परिभाषा मतलब जीव द्रव्य में हो रही है क्या? अभिक्रिया। अभिक्रियाएं कौन सी? या तो निर्माणकारी या विघटनकारी। या तो किसी चीज का निर्माण होएगा, जटिल पदार्थ का निर्माण होएगा, या जटिल पदार्थ होगा। तो ये होती है मेरे भाई क्या, ये दोनों अभिक्रियाएं मिलकर क्या कहलाती हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं या उपापचय अभिक्रिया। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मिलकर क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। ये थे हमारे 2 विशिष्ट लक्षण, लिख लीजिएगा, विशिष्ट लक्षण थे ये, हर सजीव में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आइए बेटा जी नेक्स्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं यहां पर तीसरा विशिष्ट लक्षण, जिसका नाम है वृद्धि, ग्रोथ,
क्या वृद्धि विशिष्ट लक्षण है? आप पूछेंगे क्या वृद्धि विशिष्ट लक्षण है? नहीं, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। सबसे पहला बिंदु, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब आप बोलेंगे क्यों सर, मैं वृद्धि कर रहा हूं, ये तो वृद्धि नहीं कर रहा। रुको तनिक रुको, बता रहा हूं। पहले तो सोचो वृद्धि क्या होती है। ये देखिए, ये वृद्धि दिख रही है आप, ये बालक ने पेड़ उगाया, पेड़ उग गया। वृद्धि मतलब पेड़ नहीं है, सिर्फ एक एनिमेशन है। समझने की बात समझ में आ गई, वृद्धि हुई। हाँ सर, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि की अगर आपसे परिभाषा पूछे तो वृद्धि होता क्या है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे सर वृद्धि दो मापदंडों से बनी हुई है। वृद्धि जो है वो दो मापदंडों से बनी हुई। अगर कोई सा भी मापदंड पूरा हो रहा है, हम बोलते हैं वृद्धि हो रही है। दोनों में से कोई भी एक मापदंड अगर हो रहा है ना पूरा, इट मींस वृद्धि हो रही है। कौन से मापदंड है, कौन सी कंडीशंस है? मापदंड मतलब कंडीशंस। कौन सी कंडीशन है जो ये तय करेंगे कि वृद्धि हो रही है? तो दो कंडीशन है। सबसे पहला, कोशिका की संख्या का बढ़ जाना। क्या बोला? अगर कोशिका की संख्या बढ़ रही है, मैं बोलूंगा वृद्धि हो रही है। जरा सोचिए, जब आप छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे थे तो आपके अंदर उतनी ही कोशिका थी जितनी अभी है? नहीं। सोचिए, जब मैं छोटा सा था तो जितनी कोशिका मेरे अंदर थी क्या उतनी अभी मिल रही है? नहीं, मेरे अंदर अभी ज्यादा कोशिकाएं। यानी कहीं ना कहीं मैंने अगर वृद्धि करी है, इट मींस मेरी कोशिकाओं की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। तो कोशिकाओं की संख्या अगर बढ़ रही है, इट मींस वृद्धि हो रही है। मैंने दूसरा मापदंड क्या? भार का बढ़ना। अगर भार बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, मैं बोलूंगा क्या वृद्धि हो रही है, धनात्मक है वृद्धि। अब जैसे जरा सोचिए, मेरे अंदर वृद्धि हो रही, मेरा वेट बढ़ रहा, मेरी कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही। अरे भैया जरा सोचिए, कोशिकाएं बढ़ रही हैं तो कोशिकाओं का भी तो कुछ भार होएगा। जब कोशिकाएं बढ़ेंगी तो भार नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अब जरा सोचिए, आप बोलेंगे सर बुढ़ापे में तो कोशिकाएं कम हो जाती है। मैंने कहा हाँ, बुढ़ापे में कोशिकाएं कम हो जाएंगी तो भार कम हो जाएगा, तो उस टाइम वृद्धि ऋणात्मक कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। अभी कैसी है? पॉजिटिव। सिंपल सा था। तो ये दो मापदंड है जो ये तय करते हैं कि वृद्धि हो रही है कि नहीं। सिंपल सा था। अब ध्यान से सुनना। सर ये तो समझ में आ गया, वृद्धि की परिभाषा क्या थी? या तो कोशिकाओं की संख्या का बढ़ जाना या भार का बढ़ जाना। अगर दोनों ही हो रहे हैं, वृद्धि हो रही है पॉजिटिव। दोनों में से कोई एक हो रहा है तो भी वृद्धि हो रही है। दोनों कम हो रहे हैं यदि वृद्धि नेगेटिव हो रही है, कम हो रही है, कम होती जा रही है। कौन? वृद्धि। तो ये तो हो गई वृद्धि। अब आप पूछेंगे सर वृद्धि विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं है? सभी सजीव वृद्धि करते तो है सर, फिर ये वृद्धि विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं मान रहे हो? आप इस वृद्धि को विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं मान रहे हो? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपसे, आप में से कई राजस्थान से अगर बिलोंग करते हो, अगर नहीं भी बिलोंग करते हो तो रेगिस्तान तो नाम सुना है ना आपने? रेगिस्तान, हाँ सर रेगिस्तान नाम सुना है। आप मुझे बताएं, डेजर्ट देखा है? रेगिस्तान कभी देखा है? जिन्होंने देखा है उनसे पूछता हूं, जिन्होंने नहीं देखा टीवी में देखा होगा। मान लो रेगिस्तान है, मैं इस टीले की बात करता हूं। मान लो ये एक टीला है। टीला मतलब जहां पर मिट्टी इकट्ठी हो गई है। ये एक टीला दिखाई दे रहा है? हाँ सर। क्या मिल रही है सर? मृदा मिल रही है। मैंने कहा हाँ जी, मृदा मिल रही है, मिट्टी मिल रही है, मिट्टी के कण मिल रहे। क्या है सर ये? मिट्टी सजीव है कि निर्जीव है? भैया कोशिका तो मिल नहीं रही, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है? निर्जीव है। ठीक है सर, ये निर्जीव है। ठीक है। अब जरा सोचिए, हवा चली इस रेगिस्तान में, इस रेगिस्तान में जब हवा चलेगी तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मिट्टी इकट्ठी होती जाएगी, एकत्रित होती जाएगी, तो ये टीला बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल हो गया। अब आप मुझे बताएं, इतने से मिट्टी के टीले का कुछ वजन होगा? इतने से मिट्टी के टीले का कुछ वजन था? हाँ था। मान लो कितना था? मान लो इसका वजन था कितना? 100 किलो।
इतने से मिट्टी के टीले का वजन जो था, भार जो था 100 किलो। जब हवा चली ये मिट्टी का टीला बढ़ गया। अब जब ये बढ़ गया तो इस मिट्टी के टीले का भार कितना हो गया? इस मिट्टी के टीले का भार हो गया 500 किलो। अब आप मुझे बताएं, क्या वृद्धि का एक मापदंड यहां पर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? सोचिए, दिमाग लगाएं, क्या वृद्धि का एक मापदंड यहां पर पूरा हो रहा है? कौन सा? सर, भार का बढ़ना। क्या था सर? एक मापदंड। भार का बढ़ना एक मापदंड था। किस चीज का? वृद्धि का। कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना भी एक मापदंड था। किसका? वृद्धि का। वहां पर उन दो मापदंडों में से मैंने बोला था, अगर कोई सा भी एक मापदंड भी पूरा हो गया, इट मींस वृद्धि हो रही है। तो क्या मैं बोलूंगा इस रेत के टीले में वृद्धि हो रही है? यस, इस रेत के टीले में या इस मृदा या रेत के टीले में वृद्धि हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि एक मापदंड पूरा हो रहा है। क्या? इस रेत के टीले का क्या बढ़ रहा है? भार बढ़ रहा है। तो यस, मैं बोलूंगा वृद्धि हो रही है। और वृद्धि हो रही है तो किसमें हो रही है? सर, निर्जीव में हो रही है। और हमने बोला था विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इसमें मिलते हैं सजीवों में, निर्जीवों में नहीं। तो वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो ये बेटा जी, अब तक मैंने आपको 3 लक्षण बता दी है, जिसमें से 2 विशिष्ट बता दिए जो सिर्फ और सिर्फ जीवों में मिलेंगे, और एक सामान्य लक्षण बताया है जो जीवों में मिलता है। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जीवों में भी मिल जाता है। ठीक है, चलिए जी, ये थे 3 लक्षण। आइए चौथा लक्षण पढ़ते हैं बेटा जी। चौथा लक्षण है क्या? प्रजनन, जिसको हम रिप्रोडक्शन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन। आपको दिखाई दे रहे हैं ये? सर, ये अंडाणु है और इससे कौन आकर जुड़ रहे हैं? सर, ये शुक्राणु क्या बनेगा? सर, युग्मनज बनेगा। वो युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा। यही होता है। तो आपसे सीधे सीधे शब्दों में बोला भैया प्रजनन क्या होता है। मैंने सीधे सीधे शब्दों में बोला कि प्रजनन क्या होता है। आपने बोला सर, प्रजनन की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप बोलेंगे ये एक काबिलियत। क्या? ये एक काबिलियत, ये एक क्षमता है। इसकी एक सजीव, क्या अपने ही समान, क्या अपने ही समान नई संतति, नई संतान, अगली पीढ़ी पैदा। मेरे अंदर क्षमता है कि मैं अगली पीढ़ी पैदा कर सकता हूँ, यानी मैं प्रजनन योग्य हूँ। समझ में आ गया? और प्रजनन योग्य मतलब कहीं ना कहीं पीढ़ी पैदा कर रहा है। तो क्या प्रजनन का मीनिंग समझ में आ गया? रिप्रोडक्शन। अरे भैया, नाम में जरा सोचो। देखो, तीर फाड़ कर दिया करो शब्द, तीर फाड़ कर दिया करो समझने के लिए। री का मतलब होता है पुनः। ठीक है, और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो जानते हैं, किसी न किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, किसी ना किसी उत्पाद का निर्माण। तो जरा सोचिए, मैं और मेरी बीवी, ध्यान से सुनना, मैं और मेरी वाइफ के अंदर क्षमता है क्या कि हम क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी अगली पीढ़ी ला सकते हैं। अब वो जो अगली पीढ़ी आई है, अगली पीढ़ी आई, जो बच्चा पैदा हुआ, वो भी बड़ा होएगा, वृद्धि करेगा, जो एक सामान्य लक्षण था, विशिष्ट नहीं है ना। वो बच्चा जो होएगा वो भी वृद्धि करेगा, और वृद्धि करने के बाद फिर उसमें भी पुनः वो भी तो क्या पैदा कर रहा है? बच्चे पैदा कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट क्या था? उत्पाद क्या था? पीढ़ी का, अगली पीढ़ी का। और वो जो पीढ़ी है फिर वापस से बड़ी होकर पुनः क्या बनाएगी? प्रोडक्ट बनाएगी, पुनः नई बनाएगी। तो रिप्रोडक्शन का मतलब सीधा सीधा, प्रजनन का मतलब सीधा सीधा एक ऐसी क्रियाविधि जिसके अंतर्गत कोई सजीव अपने ही समान नई संतति पैदा करता है, और वो नई संतति फिर वृद्धि करके पुनः नई संतति पैदा करती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रजनन। सिंपल। अब आपका प्रश्न होएगा, क्या प्रजनन विशिष्ट लक्षण है क्या? आप यही पूछेंगे ना, सर क्या प्रजनन विशिष्ट लक्षण है? ये जो चौथा लक्षण था, क्या प्रजनन विशिष्ट लक्षण है? नहीं, ये भी विशिष्ट लक्षण नहीं है। ये भी विशिष्ट लक्षण नहीं।
आप बोलेंगे क्यों सर? सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल सा। मैंने बोला कि मैं और मेरी वाइफ प्रजनन योग्य हैं। कैसे तय हुआ? हमारा बच्चा पैदा हुआ, हमने प्रजनन किया। लेकिन मेरा पड़ोसी जो था ना, मेरा पड़ोसी जो उसमें उस पड़ोसी जो था, वो जो दंपत्ति जोड़ा जो था, उसमें जो लड़का है ना, वो शुक्राणु नहीं बना पा रहा। कंडीशन कई सारी हो सकती है ना, वो हम पढ़ेंगे मानव जनन चैप्टर में। मान लो कहीं ना कहीं जो नर जो है वो शुक्राणु नहीं बना पा रहा, तो वो दंपत्ति जोड़ा क्या बच्चा पैदा कर पाएगा? नहीं। मान लो मादा अंडाणु नहीं बना पा रही है, दंपत्ति जोड़ा तब भी नहीं पैदा कर पाएगा बच्चा। मान लो दोनों ही युग्मक नहीं बना रहे हैं, ना अंडाणु ना शुक्राणु, तब भी नहीं बन पाएगा। यानी एक दंपत्ति जोड़े में या तो कोई एक व्यक्ति, या तो नर या मादा जनन अयोग्य हो, या दोनों ही जनन अयोग्य हो, तो इस परिस्थिति में क्या प्रजनन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अब जरा सोचिए, क्या प्रजनन लक्षण, विशिष्ट लक्षण का मतलब जो हर सजीव में मिलेगा ही मिलेगा, वो क्या कहलाता है? आपका विशिष्ट लक्षण कहलाता है। तो प्रजनन विशिष्ट लक्षण नहीं है मेरे भाई, भूल मत जाना। एक उदाहरण से मैं आपको बता देता हूं। आप सभी ने खच्चर नाम सुना होगा। खच्चर नाम सुना? अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूल, ठीक है। ये बनाया जाता है बेटा जी, इसका निर्माण किया जाता है, क्रॉसिंग कराई जाती है, प्रजनन कराया जाता है। किसके बीच में? याद रखना, मेल डोंकी यानी नर गधा और फीमेल हॉर्स यानी गधा और घोड़ी, ठीक है। इनके बीच में क्रॉसिंग से जो बच्चा पैदा होता है उसे हम बोलते हैं खच्चर, ठीक है। और ये खच्चर जो होता है ये जनन अयोग्यता दर्शाता है, जनन अयोग्यता दर्शाता है। इसमें जनन की क्षमता नहीं होती है, ये युग्मक पैदा नहीं कर पाता है। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं कर पाता है? हालांकि मैंने पहले भी बताया है, डंकी के अंदर, गधे के अंदर जो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 62। अब जब ये युग्मक बनाएगा, कौन? मेल है, शुक्राणु बनाएगा, इसके अंदर युग्मक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31। मादा हॉर्स यानी घोड़ी जो है, उसके अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 64। और ये क्या बनाएगा? अंडाणु बनाएगा, और अंडाणु में कितनी हो जाएगी? ये अंडाणु, ये शुक्राणु जब दोनों संलयन करेंगे तो क्या बनेगा? सर खच्चर, खच्चर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 63। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं प्रभु, खच्चर के अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 63। और अगर इसको जनन करना है, प्रजनन करना है, लैंगिक प्रजनन करना है, तो युग्मक बनाने पड़ेंगे, और युग्मक बनाने के लिए कहीं ना कहीं अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। अर्धसूत्री विभाजन क्या में हो पाएगा? सोचिए, 63 के आधा अगर करेंगे गुणसूत्र बनाएंगे, इसका आधा करेंगे गुणसूत्रों की संख्या युग्मक बनाने के लिए, तो क्या आधी हो पाएगी? 5 पॉइंट्स में होएगा क्या? नहीं ना। तो ये युग्मक बन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि खच्चर में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 63 होती है, और 63 से आधा नहीं बना पाएंगे। देखो युग्मक, ये आप चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किस लिए होता है? युग्मक बनाने के लिए। भैया यहाँ पर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 63। और युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। द्विगुणित कितना है? 63। तो अगुणित कितना होएगा? 31.5। और पॉइंट्स में कभी भी गुणसूत्र नहीं आते हैं, तो ये खच्चर क्या नहीं बना पाएगा? युग्मक बना नहीं पाएगा, तो ये कैसा होएगा? जनन अयोग्य होगा, खत्म। तो क्या प्रजनन? अब आप बोलेंगे सर प्रजनन और जनन में क्या फर्क है? बेटा प्रजनन का मतलब वो प्रक्रिया जो बार बार दोहराई जा रही है। कौन सी प्रक्रिया? जनन करने की, ठीक है, ये होता है। प्रजनन में प्र का मतलब क्या था? री का मतलब रिप्रोडक्शन, री का मतलब है, ठीक है। तो बेटा जी याद रखना, भूल मत जाना, प्रजनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। इसको एक और तरीके से मैं बोल सकता हूँ क्या, कि प्रजनन सजीवों का लक्षण है, प्रजनन सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रजनन हर सजीव में मिले। लाइन समझ में आई क्या? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, प्रजनन आवश्यक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि प्रजनन हर सजीव में। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन एवरी ऑर्गेनिज्म।
प्रजनन आवश्यक है। कोई जाति अगर प्रजनन नहीं करेगी तो अगली पीढ़ी नहीं बनेगी, और अगली पीढ़ी अगर नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं वो जाति विलुप्त हो जाएगी। इसलिए प्रजनन आवश्यक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि प्रजनन हर सजीव में मिले। हो सकता है कुछ ऐसे सजीव है जिनमें प्रजनन की क्षमता नहीं, तो प्रजनन विशिष्ट लक्षण नहीं है, याद रखना है आप। कितने हो गए बेटा जी? 4 लक्षण हो गए। आगे बढ़ते हैं 5 पर, संवेदनशीलता और अनुकूल। ये पत्ती दिखाई दे रही है, किसकी है? सर ये जो पत्ती जो है, याद रखना है आपने, ये पत्ती जो है, अगर आप नाम जानते हो, ये होती है एक पादप की जिसका नाम होता है माइमोसा पुडिका। क्या नाम होता है? माइमोसा पुडिका। छुई मुई का पेड़ भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? छुई मुई का पेड़ भी बोला जाता है। अब जरा सोचिए, नहीं है बेटा, क्या किया हमने? इसको टच किया, हमने इसको संवेदना दी, हमने इसको स्टिमुलस दिया, हमने कोई बाहरी चेंज दिखाया इसके बाहर। यानी जैसे भाई पत्ती क्या है? एक सजीव है, सजीव कोशिकाओं से बनी हुई पादप है ना। अब इसके बाहरी वातावरण में कुछ बदलाव आया। क्या बदलाव आया? क्या बदलाव आया कि कहीं ना कहीं इसको टच मिला। जैसे इसको टच मिला, इसने अपने अंदर चेंज लेकर आई। क्या लेकर आई? चेंज लेकर आई। यानी इस पत्ती ने सबसे पहले संवेदनाओं को ग्रहण किया। तो याद रखना, जब कोई सजीव या कोई सजीव या उसका शरीर बाहरी संवेदना को ग्रहण करता, देख लो जी, नहीं देख लो, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? संवेदनशीलता। जैसे सिंपल सी बात है भैया, ये एक पिन है, मुझे पिन लगाई, पिन लगाने के बाद क्या उस पिन को मैंने महसूस किया? हाँ, और अगर मैं महसूस कर रहा, यानी मैं उस बाहरी संवेदनशीलता को ग्रहण कर रहा हूं, या बाहरी संवेदना को ग्रहण कर रहा हूं, यानी मैं क्या दर्शा रहा हूं? संवेदनशीलता दर्शा रहा हूं। जो बाहर से जो स्टिमुलस, संवेदना को हम बोलते हैं स्टिमुलस, इसको अगर कोई मैं ग्रहण कर रहा हूं, यानी मैं क्या दर्शा रहा हूं? मैं स्टिमुलेशन दर्शा रहा हूं, मैं संवेदनशीलता दर्शा रहा हूं। अब संवेदनशीलता दर्शाने के बाद में पिन जब लगी थी, तो क्या करूंगा मैं अपने हाथ को हटाऊंगा या नहीं हटाऊंगा? हटाऊंगा। यानी कहीं ना कहीं जब कोई शरीर संवेदना को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के बाद में उसके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। क्या? बाहरी संवेदना को ग्रहण करने के पश्चात शरीर में होने वाले परिवर्तन, शरीर में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं बेटा, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन। जैसे देखो, मैंने सुई लगाई सुई, क्या मिली? संवेदना मिली। लगाने के बाद मैं नहीं लगा रहा, कोई और लगा रहा है। लगाने के बाद मैं क्या करूंगा? हाथ हटाऊंगा। यानी बाहरी संवेदना मिली, शरीर के बाहर मेरे क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन क्या हुआ? मेरे पास सुई आई, सुई लगी। जैसे ही सुई लगी, मैं वहां से अपना हाथ हटा लिया। यानी मेरे शरीर में क्या आया है? परिवर्तन आया है। मेरा शरीर उस संवेदना से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि वो संवेदना मेरे लिए हानिकारक थी, वो हानिकारक। अब जरा सोचिए, संवेदना भी 2 प्रकार की, एक लाभकारी है, एक हानिकारक है। जरा सोचिए, पुष्प उससे सुगंध निकल रही है, या आप पड़ोसी के घर से बाहर जा रहे हैं, पड़ोसी के घर से गुजर रहे थे, वहां पे हलवा बन रहा है ना। अब जरा सोचिए, एक सुगंधित पुष्प है या हलवे की खुशबू आ रही है, वो खुशबू को आपने ग्रहण किया, यानी आपने संवेदना को ग्रहण किया, यानी आपने क्या दर्शाई? संवेदनशील। और घोड़ी, ठीक है, इनके बीच में क्रॉसिंग से जो बच्चा पैदा होता है उसे हम बोलते हैं खंजर।
ठीक है। और ये खच्चर जो होता है ये जनन अयोग्यता दर्शाता है, जनन अयोग्यता दर्शाता है। इसमें जनन की क्षमता नहीं होती है, ये युग्मक पैदा नहीं कर पाता है। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं कर पाता है, हालांकि मैंने पहले भी बताया है, डंकी के अंदर, गधे के अंदर जो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 62। अब जब ये युग्मक बनाएगा, कौन मेल है, शुक्राणु बनाएगा, इसके अंदर युग्मक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? मादा हॉर्स 2 यानी घोड़ी जो है उसके अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 64। और ये क्या बनाएगा, अंडाणु बनाएगा, और अंडाणु में कितनी हो जाएगी, ये अंडाणु ये शुक्राणु। जब दोनों संलयन करेंगे 10-15 मिनट बाद क्या बनेगा सर, खच्चर, खच्चर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 63। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं प्रभु, खच्चर के अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 63। और अगर इसको जनन करना है, प्रजनन करना है, लैंगिक प्रजनन करना है तो युग्मक बनाने पड़ेंगे, और युग्मक बनाने के लिए कहीं ना कहीं अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। अर्धसूत्री विभाजन क्या इस कोशिका में हो पाएगा? सोचिए 63 के आधा अगर करेंगे गुणसूत्र बनाएंगे, इसका आधा करेंगे गुणसूत्रों की संख्या युग्मक बनाने के लिए, तो क्या आधी हो पाएगी? 31.5 पॉइंट्स में होएगा क्या? नहीं ना। तो ये युग्मक बन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि खच्चर में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 63 होती है, और 63 से आधा नहीं बना पाएंगे। देखो युग्मक, ये आप चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किस लिए होता है? युग्मक बनाने के लिए। भैया यहाँ पर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 63, और युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। द्विगुणित कितना है 63, तो अगुणित कितना होएगा 31.5, और पॉइंट्स में कभी भी गुणसूत्र नहीं आते हैं, तो ये खच्चर क्या नहीं बना पाएगा, युग्मक बना नहीं पाएगा, तो ये कैसा होएगा, जनन अयोग्य होगा, खत्म। तो क्या प्रजनन, अब आप बोलेंगे सर प्रजनन और जनन में क्या फर्क है? बेटा प्रजनन का मतलब वो प्रक्रिया जो बार बार दोहराई जा रही है। कौन सी प्रक्रिया? जनन करने की, ठीक है, ये होता है। प्रजनन में प्र का मतलब क्या था, री का मतलब रिप्रोडक्शन, री का मतलब पुनः, ठीक है। तो बेटा जी याद रखना, भूल मत जाना, प्रजनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। इसको एक और तरीके से मैं बोल सकता हूं क्या, कि प्रजनन सजीवों का लक्षण है, प्रजनन सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रजनन हर सजीव में मिले। लाइन समझ में आई क्या? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, प्रजनन आवश्यक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि प्रजनन हर सजीव में। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन एवरी ऑर्गेनिज्म। प्रजनन आवश्यक है, कोई जाति अगर प्रजनन नहीं करेगी तो अगली पीढ़ी नहीं बनेगी, और अगली पीढ़ी अगर नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं वो जाति विलुप्त हो जाएगी। इसलिए प्रजनन आवश्यक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि प्रजनन हर सजीव में मिले। हो सकता है कुछ ऐसे सजीव है जिनमें प्रजनन की क्षमता नहीं, तो प्रजनन विशिष्ट लक्षण नहीं है, याद रखना है आप। कितने हो गए बेटा जी? 4 लक्षण हो गए। आगे बढ़ते हैं 5 पर, संवेदनशीलता। और अंडे दे दिया। ये पत्ती दिखाई दे रही है, किसकी है सर? ये जो पत्ती जो है, याद रखना है आपने, ये पत्ती जो है, अगर आप नाम जानते हो, ये होती है एक पादप की जिसका नाम होता है माइमोसा पुडिका। क्या नाम होता है? माइमोसा पुडिका। छुई मुई का पेड़ भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? छुई मुई का पेड़ भी बोला जाता है। अब जरा सोचिए, क्या किया हमने? इसको टच किया, हमने इसको संवेदना दी, हमने इसको स्टिमुलस दिया, हमने कोई बाहरी चेंज दिखाया इसके बाहर। यानी जैसे भाई पत्ती क्या है? सजीव है, सजीव कोशिकाओं से बनी हुई पादप है ना। अब इसके बाहरी वातावरण में कुछ बदलाव आया। क्या बदलाव आया? क्या बदलाव आया कि कहीं ना कहीं इसको टच मिला। जैसे इसको टच मिला, इसने अपने अंदर चेंज लेकर आई। क्या लेकर आई? चेंज लेकर आई। यानी इस पत्ती ने सबसे पहले संवेदनाओं को ग्रहण किया। तो याद रखना, जब कोई सजीव या कोई शरीर, कोई सजीव या उसका शरीर बाहरी संवेदना को ग्रहण करता है, ठीक है, तो
प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? संवेदनशीलता। जैसे सिंपल सी बात है भैया, ये एक पिन है, मुझे पिन लगाई, पिन लगाने के बाद क्या उस पिन को मैंने महसूस किया? हाँ। और अगर मैं महसूस कर रहा, यानी मैं उस बाहरी संवेदनशीलता को ग्रहण कर रहा हूं या बाहरी संवेदना को ग्रहण कर रहा हूं, यानी मैं क्या दर्शा रहा हूं? संवेदनशीलता दर्शा रहा हूं। जो बाहर से जो स्टिमुलस, संवेदना को हम बोलते हैं स्टिमुलस, इसको अगर कोई मैं ग्रहण कर रहा हूं, यानी मैं क्या दर्शा रहा हूं? मैं स्टिमुलेशन दर्शा रहा हूं, मैं संवेदनशीलता दर्शा रहा हूं। अब संवेदनशीलता दर्शाने के बाद में पिन जब लगी थी तो क्या करूंगा मैं? मैं अपने हाथ को हटाऊंगा या नहीं हटाऊंगा? हटाऊंगा, यानी कहीं ना कहीं जब कोई शरीर संवेदना को ग्रहण करता है तो ग्रहण करने के बाद में उसके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। क्या? बाहरी संवेदना को ग्रहण करने के पश्चात शरीर में होने वाले परिवर्तन, शरीर में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं बेटा, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन। जैसे देखो, मैंने सुई लगाई सुई, क्या मिली? संवेदना मिली। लगाने के बाद मैं नहीं लगा रहा, कोई और लगा रहा है, लगाने के बाद मैं क्या करूंगा? हाथ हटाऊंगा, यानी बाहरी संवेदना मिली, शरीर के बाहर मेरे क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन क्या हुआ? मेरे पास सुई आई, सुई लगी, जैसे ही सुई लगी मैं वहां से अपना हाथ हटा लिया, यानी मेरे शरीर में क्या आया है? परिवर्तन आया है। मेरा शरीर संवेदना से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि वो संवेदना मेरे लिए हानिकारक थी, वो हानिकारक। अब जरा सोचिए, संवेदना भी दो प्रकार की, एक लाभकारी है, एक हानिकारक है। जरा सोचिए, पुष्प है, उससे सुगंध निकल रही, या आप पड़ोसी के घर से बाहर जा रहे हैं, पड़ोसी के घर से गुजर रहे थे, वहां पे हलवा बन रहा है जी, है ना? अब जरा सोचिए, एक सुगंधित पुष्प है या हलवे की खुशबू आ रही है, वो खुशबू को आपने ग्रहण किया, यानी आपने संवेदना को ग्रहण किया, यानी आपने क्या दर्शाई? संवेदनशील। अब आप क्या करेंगे? उससे दूर भागेंगे? ये जरा सोचिए, इस प्रकार में शरीर में परिवर्तन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। अब ऐसी संवेदना आपके लिए क्या थी? आवश्यक थी, जरूरी थी, लाभकारी थी। अब आप बोलेंगे सुगंध से क्या फायदा होएगा? सर, मेंटली प्रेशर कम, थकान कम होती है। यस, अच्छी अच्छी चीजों से, सूंघने से, उनको खाने से यस प्रेशर कम होता है, थकान कम होती है। तो जरा सोचिए, कुल मिलाकर आप क्या दर्शा रहे हैं? सर, आप संवेदनशीलता भी दर्शा रहे हैं, सर आप अनुकूलन भी दर्शा रहे हैं। यही चीज यहां नहीं दिखाई। आपने इसको संवेदना दी और इसने अपने अंदर बदलाव दिखाई। इसने संवेदनशीलता भी दिखाई, संवेदना को ग्रहण भी किया और ग्रहण करने के बाद अपने अंदर बदलाव भी लेकर आया, यानी संवेदनशीलता भी दिखाई और अनुकूलन भी दर्शाया। अब आपका प्रश्न होएगा, क्या ये विशिष्ट लक्षण है? तो मेरे भाई भूल मत जाना, याद रख लेना, ये हर सजीव में मिलता है, ये विशिष्ट लक्षण है, ये विशिष्ट लक्षण है। अब मुझे पता है आपकी कंफ्यूज्ड हो, आप बोलेंगे सर जी एक व्यक्ति हॉस्पिटल में कोमा में है। कोमा नाम सुना है? हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, बोल नहीं रहा है, आंखें नहीं चल रही हैं, कुछ भी नहीं, बस पड़ा है। जिंदा तो है ना, और जिंदा है इट मींस उसके शरीर में, दिमाग लगाओ, उसके शरीर में कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य में कहीं ना कहीं अभिक्रियाएं हो रही है। अगर वो व्यक्ति जो कोमा में है, अगर मैं उसको सुई लगाऊंगा तो यस, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होएगा, लेकिन सुई लगाने से उसकी कोशिकाओं के अंदर तो परिवर्तन होएगा।
होगा ना। उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, उसका तंत्रिका तंत्र काम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी कोशिकाओं को जब अगर मैंने पिन लगाई तो उसकी कोशिकाओं के अंदर तो अभिक्रियाओं में चेंज आएगा। यस, आएगा। यानी वो व्यक्ति जो कोमा में भी है ना, वो भी संवेदनशीलता दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोशिका जो जीवित है, जिसमें जीव द्रव्य मिल रहा है, जिसमें जीवन है, जिसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उन अभिक्रियाओं में चेंज बिल्कुल आ रहा है। यही चीज अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं, एक पादप का तना आपको दिखाई दे रहा है? यस। मैंने तने को पिन चुभोई, क्या उसमें कोई बदलाव आया? आप बोलेंगे नहीं सर, हमें तो कोई नहीं दिख रहा कोई बदलाव, लेकिन उसके अंदर आंतरिक रूप से बदलाव आ रहा है। उसकी कोशिकाओं में चेंज आ रहा है, उसकी कोशिकाओं की अभिक्रियाओं में अचानक से परिवर्तन आ गया जब आपने उसको टच किया, आपने उसको पिन लगाई। यस, उसमें संवेदनशीलता है, लेकिन निम्न स्तर, बहुत निम्न स्तर, लेकिन है तो सही। तो याद रखना, ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, भूल मत जाना। कौन? संवेदनशीलता और ठीक है। तो ये थे मेरे भाई 5 लक्षण। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, छठा लक्षण जो है गति। चलो गति, क्या ये विशिष्ट लक्षण है? नहीं, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। लेकिन क्या ये लक्षण सजीवों का होता है? यस, ये एक सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण बिल्कुल है। भाई हम गति करते हैं, हाँ करते हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? क्या आपको पादप गति करते हुए दिखाई दे रहा है? पड़ोसी के घर पर जो गुलाब का पेड़ था, सुबह आपके घर पर आ जाता है क्या? नहीं करते ना। लेकिन कुछ पादप गति भी दर्शाते हैं। यस, पादप गति दर्शाते हैं। जैसे आपने मनी प्लांट देखा है? एक जगह उगाओगे, बहुत दूर तक फैल जाएगा, गति कर रहा है। तो याद रखना, गति सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, लेकिन ये सजीवों में मिलती तो है ना, गति करते तो है ना। जरूरी नहीं है सभी सजीव गति करे, कुछ नहीं भी करते, कुछ करते भी है। तो अगर कर रहे हैं लक्षण तो है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, इट मींस ये विशिष्ट लक्षण। तो बताएं, ये सिंपल सी बात, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखना। आखिरी लक्षण है जीवन चक्र। यस, ये विशिष्ट लक्षण है। हर सजीव जो पैदा होता है, यानी जन्म लेता है, उसकी मृत्यु तो तय है। और यही क्या कहला रहा है? जीवन चक्र कहला रहा है। देखिएगा, व्यक्ति बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, अगली पीढ़ी आएगी, ये अगली पीढ़ी जो है, ये अंडाणु शुक्राणु, अगली पीढ़ी बच्चा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर और बड़ा, फिर बूढ़ा हो रहा है, फिर अगली पीढ़ी आ रही है, मर जाएगा। तो भैया जीवन चक्र तो चल रहा है, जीवन चक्र चल रहा है। अगर मैं पैदा हुआ हूं तो मेरा मरना भी तय है। कोई भी सजीव जो पैदा हुआ है उसका मरना तो तय है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं एकल कोशिकीय जीव, एकल कोशिकीय जीव जो अमर होते। यस, एकल कोशिकीय जीवों को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे सजीव क्या होते हैं? अमर होते हैं। अब आप बोलेंगे सर एकल कोशिकीय जीव को छोड़ दे तो बाकी जो है सारे के सारे अमर नहीं होते, मृत्यु जीवन चक्र निश्चित। एकल कोशिकीय जीव जो होते हैं वो सीधा क्या करते हैं? विखंडन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने आप को खंडित कर देते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं, है ना। तो मृत्यु नहीं हो रही है, वो अगली संतान आ गई है उनकी, ठीक है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उनकी मृत्यु हो रही है, हम ये बोलेंगे कि उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो इतना सी बात को याद रखना, क्या जीवन चक्र यानी जन्म से लेकर मृत्यु निश्चित है हर सजीव में। तो ये एक विशिष्ट लक्षण है, भूल मत जाइएगा। ये थे मेरे भाई 7 विशिष्ट लक्षण, 7 लक्षण, जिसमें से आपके जो विशिष्ट लक्षण थे जरा जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहला था कोशिका, अजीब था। दूसरा क्या था बेटा? आपका जीव द्रव्य, या मैं बोलूंगा उस जीव द्रव्य में पाई जाने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। 2 विशिष्ट लक्षण, कोशिका कौन सी? जीवित, जिसमें क्या मिलेगा? जीव द्रव्य। दूसरा, उसमें क्या मिल रही है? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। तीसरा, संवेदनशीलता और अनुकूलन। और चौथा, जीवन चक्र। ये 4 विशिष्ट। हाँ जी बेटा जी, यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? जैव विविधता की, बायो डाइवर्सिटी की। क्या मतलब होता है जैव विविधता का? देखिए आपके सामने है, अनेकों जीवों का पाया जाना। क्या बोला मैंने? अनेक या अनेकों जीवों का
का पाया जाना, या अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना। ज्यादा बेहतर ये रहेगा, अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना, अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना। जैसे मैंने बोला, कुत्ता एक जाति, बिल्ली एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, गधा एक जाति है, हाथी एक जाति है, चुई मुई का पेड़ एक जाति है, मटर का पेड़ एक जाति है, बरगद का पेड़ एक जाति है। ऐसे ऐसे कई लाख प्रकार के जीव पृथ्वी पर मिल रहे हैं और क्या पैदा कर रहे हैं? विविधता, यानी वेराइटीज, यानी अनेकता। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। एक अगर हम देखें कितनी जैव विविधता है, प्रश्न होएगा, सर कितनी जैव विविधता इस पृथ्वी पर मिल रही है, कितने प्रकार की जातियां जीवों की पृथ्वी पर मिल रही है? तो प्रोकैरियोट्स को अगर छोड़ दें, प्रोकैरियोट्स जानते हैं ना, बताया था ना आपकी, जो मुनेरा जगत था उसमें जीवाणु हो गए, नीलहरित शैवाल हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, इनको अगर हटा दें, यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो लगभग 1.7 मिलियन, इसको हम 17 लाख बोल सकते हैं। 17 लाख प्रकार 30 को मिल जाता जीव, पर्टिकुलरली यहाँ पर जीव कौन से बेटा? कितने की ले? 10 की प्रोकैरियोट समझो विशाल, ऐसो कर लीजिए हटाकर, जैसे हमारी दीवार नमकीन ना खाई। किसको हटाकर? प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं यूकैरियोट पाए जा रहे हैं। अब कई बच्चे ये सोचते हैं 17 लाख जीव मिल रहे हैं। अरे बाबू, 17 लाख से ज्यादा तो हम ही मिल रहे हैं। 17 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, एनिमल्स, है ना, कीट मिल रहे हैं, आपके पेड़ पौधे मिल रहे हैं, आपके शैवाल मिल रहे हैं, आपकी कवक मिल रही है। ये सभी लगभग 17 लाख से भी ज्यादा होते हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन होते हैं। इतने प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं, यानी अगर कोई एलियन पृथ्वी पर आएगा ना तो बहुत चक्का हो जाएगा, कहेगा अरे 28,000 प्रकार की क्या मिलते हैं जानते हैं? 28,000 प्रकार की बेटा जी आपकी मिलती है मछलियाँ। 28,000 प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। 20,000 प्रकार की चींटियों की जातियाँ होती हैं। ज्यादा वैल्यू है इनकी, जानते हैं? आपने भृंग नाम सुना? बीटल आपने देखा होगा, लाल रंग के कीड़े होते हैं जिनके ऊपर गोल गोल काले काले से निशान होते हैं, भृंग बोलते हैं, बीटल्स बोलते हैं। 3 लाख प्रकार के बीटल्स। एक ऑर्किड पादप होता है, ऑर्किड जिसको हम अधिपादप बोलते हैं, 20,000 प्रकार के ऑर्किड मिलते हैं। आम आप खाते हैं, लंगड़ा, चौसा, दुशहरी, अल्फांजो, कई प्रकार के होते हैं। 1,000 प्रकार की किस्म मिलती है आम की इंडिया में। 50,000 प्रकार की धान मिलती है इंडिया में, बासमती। 50 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक किलो की मिलती है बासमती चावल। तो जरा सोचिए, इतनी सारी क्या मिल रही है? विविधता मिल रही है। कहाँ पर? पृथ्वी पर। यही क्या कहला रही है मेरे भाई? जैव। ठीक है। अब इतने सारे जीव अगर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है, सर और कितने हैं? सर अभी तो इतने हैं, और कितने हैं? तो ऐसा माना जाता है इस पृथ्वी पर अभी सिर्फ 20% ही जीव हम खोज पाए हैं। हम मनुष्यों ने कितने खोजे? सिर्फ 20% ही खोजे, अभी 80% खोजने बाकी है। आए दिन रोज रोज नए नए जीव खोजे जाते हैं, रोज रोज नए जीव खोजे जाते हैं। अब प्रश्न ये होएगा, अगर रोज रोज नए जीव खोजे जाते हैं तो हम उनको कहाँ रखते हैं? उनका क्या करते हैं? उनका वर्गीकरण करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, क्या करते हैं? बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस परिस्थिति में विज्ञान की एक शाखा का निर्माण हुआ जिसका नाम है क्या मेरे भाई? वर्गीकी। क्या नाम है? वर्गीकी, यानी टेक्सोनॉमी। कौन बेटा? वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? मैं बोलूंगा विज्ञान की एक शाखा है जो 3 भागों से निर्मित। क्रम याद रखना। सबसे पहले ध्यान से सुनना, इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज मैं एक वैज्ञानिक, क्या हूं मैं? एक वैज्ञानिक।
आज मैंने एक जीव खोजा, आज मैंने एक एक्स जीव, मान लो एक एक्स जीव को मैंने देखा। देखने के बाद क्या करूंगा मैं? सबसे पहले उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन करूंगा। क्या देखूंगा? मैंने मान लो उसमें देखा कि वो ना परपोषी है। कैसा है सर? परपोषी है, यानी वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा। कैसा है वो? परपोषी। ठीक है। अब जैसे ही मैंने देखा वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा, वो परपोषी है, यानी मुझे आइडिया लग गया, प्रभु ये तो एक जंतु है, एनिमल है। क्योंकि जंतु अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो स्वपोषी नहीं होते, वो कैसे होते हैं? परपोषी। मुझे आइडिया लग गया कि भैया मैंने इसकी पहचान कर ली, ये क्या है? एक जंतु है। यानी सबसे पहला काम मैंने क्या किया? पहचान करने के बाद में फिर मैं करूंगा उसका नामकरण। अब नामकरण कौन करेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कुछ समितियां होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नामकरण करती है। ठीक है। और आखिरी कार्य अब क्या करूंगा? सर मैंने उसकी पहचान कर ली, मैंने उसका नामकरण कर लिया, अब मैं क्या करूंगा? अब आखिरी चरण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्गीकरण। क्या करूंगा? वर्गीकरण करूंगा। ठीक है। अब वर्गीकरण कैसे करूंगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक सिंपल सी बात से मैं आपको देखो, बहुत आसानी से एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मान लो मेरी एक दुकान है, उस दुकान के गल्ला होता है, गल्ला जानते हैं? गल्ला जहां पर पैसे रख, मैं वहां पर बैठ, मैं एक दुकान का मालिक हूं, ठीक है, और मेरी एक दुकान है, मैं गल्ले पर बैठ जहां पर पैसे रख। एक व्यक्ति आया, उसने मेरे को पैसे थमाए। सबसे पहले पैसे देखकर मैंने क्या करी? सर 2000 का नोट है, उसमें 500 का नोट भी है, उसमें 100 का नोट भी है। कर ली, पहचान कर ली। यानी सबसे पहले मैंने क्या कर ली? पहचान। नामकरण तो करूंगा नहीं क्योंकि नाम तो पहले से उस नोट पे लिखा हुआ है। यानी नोटों की पहचान करने के बाद ऑब्वियस सी बात है नामकरण तो होता ही। वो जस्ट एक एग्जांपल है, ये जीवों के रिस्पेक्ट में है, वो जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है। अब मेरे पास इतने सारे नोट आए हैं, अब मैं क्या करूंगा? नोटों को एक साथ रखूंगा। 2000 का नोट अलग रखूंगा, 500 का नोट अलग रखूंगा, 100 का नोट अलग रखूंगा। कैसे? जहां पर पहले से ही 2000 का होगा उसके साथ रख दूंगा, जहां पर पहले से ही 500 का होगा उनके साथ रखूंगा, जहां पर पहले से ही 100 का होगा उनके साथ रख दूंगा। यानी मैं क्या करूंगा? वर्गीकरण करूंगा। किस आधार पर? समानता और असमानता के आधार पर मैं क्या करूंगा मेरे भाई? वर्गीकरण। तो मैं एक वैज्ञानिक था, मैंने आज एक जीव देखा जिसकी पहचान करी। मैंने सबसे पहले देखा कि वो क्या है? वो एक जंतु है। कैसे पता लगाया? वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा, जो खाना खुद नहीं बनाते वो कौन होते हैं? जंतु। ठीक है। मैंने उस जंतु का नामकरण भी कर दिया। नामकरण करने के बाद अब मैं क्या कर रहा था? सर वर्गीकरण कर रहा था। अब जरा सोचिए, जंतु भी तो अलग अलग प्रकार के। मैंने देखा ये जंतु उड़ रहा है, यानी क्या मैं इसको सरीसृपों के साथ रखूंगा, क्या मैं इसको स्तनधारियों के साथ रखूंगा, क्या मैं उभयचरों के साथ रखूंगा, या मैं पक्षी समूह के साथ रखूंगा? मैंने क्या देखी? दूसरे जंतुओं से तुलना करी। दूसरे जंतुओं से तुलना करने के बाद समानता और असमानता देखने के बाद में मैंने उसका क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया। तो ये 3 चरण होते हैं मेरे भाई किसके? सिंपल सा था। चले आगे। अब प्रश्न आएगा, ये वर्गीकी शब्द किसने दिया? ये वर्गीकी के जनक कौन है? लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, इस पृथ्वी पर सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ध्यान से सुनना। इस पृथ्वी पर सबसे पहले वर्गीकी नहीं, अच्छा था। मैंने यहाँ पर हालांकि हेडिंग वर्गीकी दिया हुआ है। एक बार मैं था राजू के साथ, तो 10 रुपए के गगन मैंने कुलदीप भैया से लिए थे। वर्गीकी नहीं, या मैं बोलूंगा ये वर्गीकी, चलो लिखा हुआ है, वर्गीकी का एक भाग था। ठीक है। उसके बाद वर्गीकी का एक तीसरा चरण था। क्या था बेटा? वर्गीकरण। उसके बाद मैंने क्या था? वर्गीकरण। तो बालक आपने भूलना नहीं है, सबसे पहले उसके बाद वर्गीकी नहीं, वर्गीकी का ये भाग, कौन? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण सबसे पहले इस वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखना, अरस्तु नहीं किया। अब वो फाइनल हो गए। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया।
वर्गीकी के बारे में नहीं बताया, उन्होंने केवल क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने पादपों का, जंतुओं का वर्गीकरण, पादपों को वृक्षों में, शाक में, शूप में बांट दिया था, है ना। उसी प्रकार आपके जंतुओं को भी उन्होंने बांट दिया था। एक वो जिनमें कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, रक्त लाल रंग का मिलेगा, एक वो जिनमें रक्त लाल रंग का नहीं मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने वर्गीकरण किया था। तो वर्गीकरण सर्वप्रथम, वर्गीकरण जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था बेटा जी, याद रखना, अरस्तु। ठीक है, ये तो मैंने बात बताई। वर्गीकरण किसने किया, इन्होंने किया। अब बात आ रहे हैं वर्गीकी की, बात कर रहे थे किसकी, वर्गीकी की। तो बेटा आपने याद रखना है, वर्गीकी शब्द जो है, वर्गीकी शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, A.P.D. कंडोले। रोज लगाई रोज। मैं तो यार A.P.D. कंडोले, ये थे A.P.D. कंडोले जिन्होंने सबसे पहले वर्ड दिया था क्या, वर्गीकी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, A.P.D. कंडोले ने। ठीक है, चलिए अब वर्गीकी के जनक कौन है, तो बेटा वर्गीकी के जनक जो है वो कौन है, याद रखना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कार्ल, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लीनियस। कौन है, कार्ल लीनियस, का इसको कैरोलस लीनियस भी बोलते हैं। ठीक है, ये है कौन, वर्गीकी के। ठीक है, अब जरा सोचिए, इस वर्गीकी के अंतर्गत हम तीन चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या, पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बता रहा हूँ, बात आ रही है, ये जो वर्गीकी जो होती है बेटा, वर्गीकी अगर हम बात करें तो हम वर्गीकी के अंतर्गत जीवों को वर्गीकृत ही पढ़ा। सोचिए, वर्गीकी के अंतर्गत तीन चीजें थी, सबसे पहले पहचान, फिर नामकरण, फिर वर्गीकरण। क्यों कर रहे हैं, क्यों हम वर्गीकरण कर रहे हैं, क्यों हम नाम दे रहे हैं, क्यों पहचान कर रहे हैं, क्या फायदा है, आखिर हम उनको वर्गीकृत करके नाम देके क्या करेंगे। अरे मेरे भाई, सीधी सी बात है, क्या मैं वर्गीकरण करके जीवों को आसानी से पहचान सकता हूँ। एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जरा सोचिए, एक दो दुकानें हैं, दोनों दुकानों पर जीन्स मिलती है, जीन्स जो नॉर्मल है। जरा सोचिए, जीन्स, मैं दोनों दुकानों में गया, एक दुकान जहाँ पर जीन्स बिखरी हुई है, जीन्स किस हिसाब से होती है, अलग अलग कमर के आकार के हिसाब से, 28 कमर, 30 कमर, 34 कमर, 32 कमर, 36 कमर, इस तरीके से कमर के आकार के आधार पर, है ना। तो मैंने यहाँ पर इस दुकान पर गया जहाँ पर जीन्स बिखरी हुई, 32 वाली भी पड़ी है, 32 कमर वाली, 28 कमर वाली, इस तरीके से बिखरी हुई है। और एक ऐसी दुकान जिसमें एक जगह जहां पर 32 कमर की सारी जीन्स रख दी अलग अलग कलर की, 34 कमर वाली अलग अलग रख दी है, 30 कमर की अलग रख दी है, 28 कमर की अलग रख दी है। अब आप मुझे बताइएगा मैं कौन सी दुकान पर जाना पसंद करूंगा, सर यहाँ पर क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरी कमर का आकार कितना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा सीधा, मुझे पता है कहाँ पर जाना है, मेरी कमर का आकार जितना है वहां पर मैं जाकर जीन्स देखूंगा। तो फायदा कौन सी दुकान पे जाने में, यहाँ पर, यहाँ छाटना पड़ेगा, यहाँ जल्दी से हो जाएगा, तो पहचान आसानी से हो जाती है, क्या करके मेरे भाई, वर्गीकरण। तो हम जीवों को वर्गीकृत क्यों करते, ताकि उनकी आसान पहचान, ताकि उनकी पहचान आसानी से हो जाए, उनके अध्ययन की हमें क्या मिल जाए, सुविधा मिल जाए, जल्दी से हम क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि पहले से ही क्या कर रखा है, वर्गीकरण कर रखा है। कहीं ना कहीं विभिन्न जीवों के मौलिक लक्षण व उनके बीच विकासीय संबंधों को स्पष्ट करना भी वर्गीकरण का उद्देश्य है। जरा सोचिए, हमने जीवों को बांटा, मैंने बोला एक बंदर है, मनुष्य है ना। अब जरा सोचिए, हमने दोनों को बांट तो दिया, लेकिन दोनों को लगभग कुछ ना कुछ उनमें समानता भी थी। तो हमने जब बांट रहे थे जीवों का, जब हम वर्गीकरण कर रहे थे, तो हम लक्षण देख रहे थे, क्या लक्षणों को देखते हुए हमें कुछ उनमें समानता नहीं पता लगेंगी, और अगर हमें समानता पता लगेगी तो हमें उनके विकास का संबंध नहीं पता लगेगा, बिल्कुल पता लगेगा। तो वर्गीकरण करते समय विकास के संबंधों का पता लगता है। जैसे मैं आप सिंपल सी बात, हम बोलते हैं ना, मनुष्य के पूर्वज जो है वो बंदर है, हालांकि ये गलत है, याद रखना, मनुष्य के पूर्वज बंदर नहीं थे, मनुष्य के पूर्वज कपी होते हैं, कपी जानते हैं, एप्स, जैसे आपके चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटान, गिब्बॉन, ये क्या होते हैं, कपी होते हैं, जिनमें पूंछ नहीं होते, वो थे हमारे। हमें कैसे पता लगा,
सर हमें क्या मिले देखो थे? वाल्ट वाल्ट जीवाश्म। दिखाना चाहिए। जब जीवाश्म मिले, हमने अध्ययन किया, उनका वर्गीकरण कर रहे थे, तो हमें उनसे समानता मिली, तभी तो हमने ये तय किया ना कि उनसे हमारा संबंध निकट। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं विकासीय संबंध भी पता लगते हैं कब? जब हम वर्गीकरण करते हैं। और आखिरी कहीं ना कहीं वर्गीकरण, मान लो यहाँ पर मैं बैठा और ऑस्ट्रेलिया में एक जीव है, मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं है? तो हमने वर्गीकरण करके ये बता दिया सभी वैज्ञानिकों को कि वर्गीकरण करके दूर दराज कोई अगर जंतु है, हमें कैसे पता लगेगा? तो वर्गीकरण करके हम उस डाटा को बुक में प्रतिपादित कर देते हैं, या आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, जिससे वैज्ञानिक दूर दराज के जीवों की पहचान कर सकते हैं। तो उन जीवों का अध्ययन हो जाता है जो दूर दराज क्षेत्रों में मिलते हैं। क्या करके? वर्गीकरण करके। तो ये था वर्गीकरण का उद्देश्य। ठीक है, अब मैं आपसे बोला कि भैया वर्गीकी जो है उसके 3 भाग है, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नामकरण। कहाँ जा रहे हो? अब देखिए, सबसे पहले जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण का मतलब किसी जीव को नाम देना। नामकरण का मतलब, नामकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब, नामकरण का मतलब किसी जीव को नाम देना, किसी जीव को नाम देना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। 2 प्रकार के नाम होते हैं। एक होते हैं स्थानीय नाम। स्थानीय नाम, सोचिए, मैंने यहां पर जो डॉग्स जो है उनको मैंने बोला कुत्ता। अब यही चीज अगर मैं अमेरिका में जाकर बोलूं कुत्ता, क्या वो समझेंगे? जानते हैं डॉग। वहीं अगर कलकत्ता में जाकर बोलूं कुत्ता, वो कुछ नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में कुत्ते को कुकुर बोला जाता है। यही चीज अगर मैं आपसे बोलूं आपने प्याज खाया है, प्याज को हम प्याज बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र साइड में जाएंगे तो क्या बोलते हैं? कांधा, है ना? वहीं मैंने आपसे बोला आपने तरबूज खाया होगा, पंजाब साइड में जाकर बोलते हैं उसे कलिंगड़। अब जरा सोचिए, हर जीव को स्थानीय नाम मिला हुआ है। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्नेक्यूलर नेम। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्नेक्यूलर नेम। हर एक जीव को सच उसके निकालने स्थानीय नाम से सच बोल जाना जाता है। समझ भैया। अब ये स्थानीय नाम जो होते हैं कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जरा सोचिए, मैं पंजाब में गया, मैंने बोला तरबूज दे दो, तो वहां का व्यक्ति क्या बोलेगा? है तरबूज, ये क्या होता है? हम तो कलिंगड़ जानते हैं, है ना? कलकत्ता में गया, मैंने कहा कुत्ता काट गया, डॉक्टर बोलेगा कुत्ता कौन होता है? कुकुर होता है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय नाम जो होते हैं वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, वो भ्रम पैदा करते हैं। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए हमने सजीवों को, किसी भी जीव को जो नाम देने की जो पद्धति है, जिसको हम बोल रहे हैं नॉमेनक्लेचर, हमें कैसा नाम देना चाहिए? इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें एक सजीव को कैसा नाम देना चाहिए? एक ऐसा नाम जो सर्वव्यापी हो, जो यूनिवर्सल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कहीं भी हो, उस जीव का एक यूनिवर्सल, एक सर्वव्यापी नाम होना चाहिए। और वो सर्वव्यापी नाम क्या कहलाता है? वैज्ञानिक नाम। क्या कहलाता है? वैज्ञानिक नाम। ठीक है, और ये वैज्ञानिक नाम 2 नामों से बना होता है। और 2 नाम कौन से होते हैं? ये 2 नाम देने की जो पद्धति जो होती है उसे हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति का मतलब एक ऐसा वैज्ञानिक नाम, एक ऐसा वैज्ञानिक नाम जो 2 नाम से मिलकर बना हुआ है। 2 नाम से मिलकर बना हुआ है। पहला नाम कहलाता है वंश नाम, और दूसरा क्या कहलाता है? जाति नाम। पहला क्या कहलाता है? वंश नाम, और दूसरा क्या कहलाता है? जाति नाम कहलाता है। ठीक है, जीनस नेम और स्पीशीज नेम। ठीक है, तो जब 2 नाम होते हैं, जैसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, होमो सेपियंस, ये हमारा वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का। होमो क्या है? हमारा वंश नाम है, और सेपियंस क्या है? हमारा जाति नाम है। तो ऐसे नाम क्या कहलाते हैं? वैज्ञानिक नाम कहलाते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, जो 2 नाम से बने हुए। और 2 नाम देने की जो प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? द्विनाम पद्धति। और बेटा जी, ये द्विनाम पद्धति जो थी, ये किसने दी थी? प्रभु ये दी थी इन्होंने, जिनको मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। ये है कौन? कार्ल
लीनियस। तो कार्ल लीनियस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। किसने? कार्ल लीनियस ने। तो बेटा जी एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, कार्ल लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी। इन्होंने 1753 में एक बुक छापी थी जिसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। ये बुक का नाम है, बुक, ठीक है। और इस बुक में उन्होंने 5900 पादपों को नाम दिया। कौन सा नाम दिया था? द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक नाम दिया था जो 2 नामों से बना हुआ था। सिमिलरली 1758 में एक पुस्तक इन्होंने वापस से छापी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरई, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने 4326 जंतुओं का नामकरण किया था। जंतुओं का नामकरण किया था, ठीक है। तो इन्हें हम नामकरण का क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। नोमेनक्लेचर का फादर बोलते हैं किसको? कैरोलस लीनियस को, जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी। द्विनाम पद्धति का मतलब जो एक वैज्ञानिक नाम जो है वो 2 नामों से बना। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। चलें आगे। अब ये जो नामकरण जो होता है आज की डेट में, हम जब नामकरण करते हैं तो द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग तो करते हैं, लेकिन करता कौन? कुछ समितियां करती हैं। वो समितियां सबसे पहले ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी अगर आज की डेट में कोई पादप खोजा जाएगा तो उस पादप का नामकरण, बॉटनिकल वर्ड आ रहा है, पादप का नामकरण कौन करती है? ये समिति। अगर जंतु खोजा जाएगा तो उसका नाम कौन करेगा? नामकरण कौन करेगा? ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अगर कोई वायरस खोजा जाएगा, जैसे कोरोना वायरस खोजा गया तो कोविड-19 किसने नाम दिया? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। ये कुछ समितियां हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ संस्थान है जो नामकरण देते हैं। उसी प्रकार ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नामकरण कौन करेगा? ICNB। तो कुछ समितियां हैं जो क्या करती है? नामकरण करती है, लेकिन किस आधार पर करती है? द्विनाम पद्धति के आधार पर करती है। अब द्विनाम पद्धति जो होती है उसमें जब नामकरण किया जाता है तो किसी ना किसी रूल्स के आधार पर होता है, किसी ना किसी नियमों के आधार पर होता है, और वो नियम देखेंगे अगली। ठीक है, तो आज ढेर सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। इन सारी चीजों को रिवाइज करिएगा। अभी समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, वर्गीकी का पहला चरण, जल्दी से बताइएगा, वर्गीकी का पहला चरण क्या होता है? जीवों का वर्णन, जीवों को पहचानना, जीवों का नामकरण, जीवों का वर्गीकरण। 75 वर्गीकी का पहला चरण। बहुत सारे प्रश्न हैं, जल्दी से करिएगा। कर लिया? दूसरा, विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों को पहचानने, नामकरण करने और वर्गीकरण से संबंधित है। कौन सी शाखा है जिसमें नामकरण भी होता है, वर्गीकरण भी होता है, पहचान भी होती है? उस शाखा का नाम क्या है? आकारिकी, शरीर रचना, पारिस्थितिकी या वर्गीकी? तीसरा प्रश्न, कोई भी सदा जीवित नहीं रहता फिर भी जिंदगी लगातार चलती है, यह कथन निम्न की भूमिका का वर्णन कर रहा है। कोई भी जीवित नहीं रहता फिर भी जिंदगी लगातार चल रही है। आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया थी जिसके कारण जिंदगी लगातार चलती जा रही है? भ्रूणीय परिवर्तन, संरचना विकास, द्विगुणन या प्रजनन? कौन सी क्रिया विधि है जिसके कारण कोई भी जीव जिंदा तो नहीं रहता फिर भी वो अपना वंश आगे बढ़ाता रहता है? चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा लक्षण है, इनमें से कौन है जो जीवों के भी और निर्जीवों के भी लक्षण दर्शाता है? जीवाणु, डायटम्स, विषाणु या लाइकेन? शरीर के बाहर निर्जीव है, शरीर के अंदर सजीव है। कौन है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है? नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, एक सजीव एक निर्जीव की रचना से साधारणता किस आधार पर अलग होएगा?
यानी सजीव को निर्जीव से अगर आपको अलग करना है तो कौन सा ऐसा लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करता है? प्रजनन, वृद्धि, गति या संवेदनशीलता तथा अनुकूलन। सोचिए, आपसे पूछा गया विशिष्ट लक्षण कौन है जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करता है। आज का आखिरी प्रश्न, सभी प्राणी किससे बनते हैं? सारे के सारे प्राणी किससे बने होते हैं? कणों से, कोशिकाओं से, टुकड़ों से, पेशियों से? जल्दी से बताएं, सभी प्राणी किससे बने होते हैं? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। यहां पर हमारा पहला जो प्रश्न था वो था वर्गीकी का पहला चरण क्या है? मैंने सीधा सीधा बताया था, जीवों को पहचानना, ये वर्गीकी का पहला चरण। ठीक है। दूसरा प्रश्न था बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जो पहचानने, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है। सीधा सीधा आंसर क्या? वर्गीकी। तीसरा प्रश्न था बच्चों, यहां पर कोई भी सदा जीवित नहीं रहता, फिर भी वंश जो है, जिंदगी जो है लगातार बनी हुई है, वंश आगे बढ़ता रहता है। कौन सी प्रक्रिया के कारण? प्रजनन। चौथा प्रश्न था, निम्न में से कौन सजीव और निर्जीव का लक्षण दर्शाता है? सजीवों के और निर्जीव दोनों के लक्षण दर्शाता है। तो विषाणु जो शरीर के बाहर होता है तो निर्जीव होता है, शरीर के अंदर होता है तो कैसा होता है? सजीवों की तरह कार्य करता है। तो वायरस। एक सजीव एक निर्जीव की संरचना से साधारणता किस आधार पर अलग होता है? तो सीधी सीधी बात है, विशिष्ट लक्षण पूछा था। ऊपर वाले तीनों जो हैं वो विशिष्ट लक्षण नहीं थे। प्रजनन नहीं था, वृद्धि नहीं था, गति नहीं था, ये विशिष्ट लक्षण नहीं थे, ये सामान्य लक्षण थे, ये विशिष्ट लक्षण था। याद रखिए। आखिरी प्रश्न मेरे भाई, सभी प्राणी किससे बने होते हैं? तो बेटा सभी प्राणी बने होते हैं कोशिका। ये थे 6 प्रश्न, सारे तो नहीं, सिंपल से थे, आराम से कर लिए होंगे। तो बेटा जी ये था आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और समाप्त करेंगे। बात करेंगे द्विनाम पद्धति के नियम और उसके आगे जितनी भी सारी चीजें होंगी अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। जी हाँ, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।